Hello, Matajiman, you're watching Morning Pulse on On-Bill TV. Chief of the Directorate General of Foreign Trade, Love Agarwal, has announced a new support initiative for exporters impacted by the ongoing Middle East conflict. Acting on industry feedback, he stated that the government is launching the Resilience and Logistic Intervention for export promotion of relief scheme aimed at easing logistical challenges and boosting export stability. सर, इसके साथ ही सर हम आज मीडिया के फ्रेंड्स को अवगत कराना चाहेंगे कि बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम इंडस्ट्री एंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री वी वुड लाइक टू लॉन्च ए न्यू स्कीम टुडे. उस स्कीम को हमने कैन वी गेट दैट ऑन स्क्रीन प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड लाइए. नेक्स्ट स्लाइड, सीधा स्लाइड पे आइए प्लीज. सो सर, इस स्कीम को सर हमने नाम दिया है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन. जैसे कि आपने बताया, यह स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत एक फोकस्ड वे में टारगेटेड टाइम लिमिटेड इंटरवेंशन के रूप में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में इसको इनिशिएट कर रहे हैं. यह इंटरवेंशन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यह इंटरवेंशन इसलिए भी जरूरी होता है सर क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत मैटर करता है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मैटर करता है. हमारी बायलैटरल ट्रेड इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में 178 बिलियन तक है, जिसमें कि अगर हम एक्सपोर्ट देखें जीसीसी एरिया में वह 56 बिलियन के करीब है, और अगर हम यूएई का एक्सपोर्ट देखें तो 36 बिलियन के करीब है. तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर पोर्शन एज हाई एज 15% इस पर्टिकुलर टेरिटरी से लिंक्ड है. तो जरूरत थी कि सर हम जैसे कि एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी, हम कैसे एक्सपोर्ट फ्लोज को स्टेबलाइज करें और अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर सकें, उससे संबंधित ये स्कीम को हम लॉन्च कर रहे हैं सर. जिसमें कि चैलेंजेस, जैसे इससे पहले वी ब्रीफ की, वी फाउंड देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ हॉर्मूज का क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिसरप्ट हुए हैं. शिपिंग लाइन्स और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कंफ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं. लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जन हुए हैं, और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है सर. और जैसे कि इससे पहले ही बताया कि हमारे एमएसएमई दे विल कम अंडर द बिगेस्ट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस. तो उनको फोकस करते हुए भी हमने इस स्कीम में कार्य करने की कोशिश. At the National Defence Industries Conclave, Defence Minister Rajnath Singh stressed the need for a strong policy push to build India's defence ecosystem. Citing global conflicts, he highlighted the growing role of drones in modern warfare. He called for complete self-reliance in drone manufacturing in India, including critical components, and he urged stakeholders to work in mission mode to make India a global drone hub by 2030 with full government support. साथियों, जहां तक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा किसी भी देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाने में जहां पर बड़ी इंडस्ट्री, एमएसएमई, स्टार्टअप और इनोवेटर्स का हाथ होता है, वहीं सरकार की तरफ से देश की रक्षा जरूरतों के अनुसार क्लियर पॉलिसी पुश का भी हाथ होता है. आज जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के साथ साथ ईरान, इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देख रही है, तो हम साफ देख सकते हैं कि फ्यूचर वारफेयर में ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है. आज भारत में एक ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जरूरत है जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों. इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपोनेंट के स्तर पर भी जरूरी है. यानी ड्रोन के मॉल्ड से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सभी भारत में ही बने. मैं जानता हूं कि यह काम कोई आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश देशों में जहां ड्रोन्स बनते हैं वहां कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स एक देश, और मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि विशेष रूप से चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं. भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है कि भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने. कभी कभी लोग कहते हैं कि अब इतनी जल्दी कैसे बनेगा.
मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में इस मामले में भारत आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। और आप लोगों को देखने के बाद तो स्वाभाविक रूप से मेरी हौसला अफजाई भी हुई है। इस काम में देश को आप सभी की जरूरत है। सरकार की तरफ से आपको हर प्रकार का समर्थन जो चाहिए वह प्राप्त होगा। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। हम सबको मिलकर मिशन मोड में काम करना होगा ताकि 2030 तक भारत इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन जाए। In West Bengal, leader of opposition and PJP candidate from Bhabanipur, Suvendu Adhikari, has expressed confidence of victory, saying that Chief Minister Mamata Banerjee is set to close loose again. He claimed that there is strong support for the PJP in the constituency and alleged that people are unhappy and facing hardships under the current government. जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। क्या है पता नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आज पहले दिन 1 घंटा में जितना रिस्पांस मिल गया, आने वाला दिग्विजय जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। केवल भाजपा कार्यकर्ता नहीं, जनता भी आगे आ जाएगा। जनता को सब यहाँ मुझे गाड़ी से उतर के बोल रहा है, दादा हम लोग अच्छा नहीं है, ये परिवार इतना अत्याचार करता है, पुलिस को इतना अत्याचार यूज करता है, हम लोग को बचाइए आप। इसमें हिंदू मुसलमान सब है, सब लोग पीड़ित है यहाँ। आपका प्रचार चैत्र नवरात्रि में शुरू हुआ। आज हिंदू नववर्ष है, मैं हिंदू हूँ। उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनकी पूछिए, उनका जो हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की करता है। और तुष्टीकरण के साथ ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का कोशिश करता है। In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, key milestones of the Sri Ram Janmabhoomi temple from Bhumi Pujan to consecration and final rituals have brought immense joy to followers of Sanatana Dharma and citizens across the country. He described the temple as a symbol of India's faith and identity, adding that beliefs once dismissed as superstitions are now being widely embraced. He further termed the temple not just a place of worship but a representation of the national temple of India. अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो या प्रसंग जानहु को जन्म भूमि मम पुरी सहावनी उत्तर दिशि वह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में
से राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है, जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। ये अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ ये संघर्ष निरंतर जारी रहा। और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में जो बात यहां पर अभी पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा, ये केवल राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ही नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर का एक प्रतीक बन गया है और राम राज्य की आधारशिला भी है। आज आपको On the upcoming election in Tamil Nadu, DMK leader Rajesh Kumar criticized the BJP and its allies, calling their promises mere words. He asserted that the DMK's Dravidian model of governance stands as an example for the entire country. BJP and Alliance Party, his assurance are only word, but our DMK party achieve in all over India. What is your date of birth? Which year you were born? Born year? 94. Huh? 94. In all over India, only in Tamil Nadu 1989. And that time you are not born. Huh? 1989, agriculture purpose, motor pump set, give the free current in all over India. Dr. Kalainer, that is a CM in 1989, he announced free current, free electricity for the agriculture. Then only in Tamil Nadu the agriculture is stable. This scheme all over India, all governments are follow. You know, all over India, all over another state are also follow the agriculture motor free current system. It is the father of the Kalainer. He is announced, introduced execution in 1989 onwards. It is first for agriculture. Then Dr. Kalainer, another ruling in 2006. The agriculture, the farmer has more borrowing, they are affected the crop loans. They are farmer affected dry. And the time in India, Dr. Kalainer only announced the agriculture loan waiver. In 2006, 7,500 crore agriculture waiver only given by the DMK government in India. Then all state government is follow. First, free electricity for agriculture. First announced by DMK. Then all government in Gujarat also including, UP also including, all government then only follow. Then 2006, our Honorable Kalainer waiving the agriculture loan, then all government also follow. So, in Tamil Nadu government, Dravida model ruling, DMK ruling, it is a model for the all over India. It is the two example is enough. Then, you know, in India, this government only give the agriculture separate budget. You know. Now in India, you have in millets awareness.
So the CM take the separate awareness for the millets also. These all also the agriculture. In another one, 1996, I forgot it for told. The farmer, they are production the agriculture product, vegetables. They have not chance for the direct selling. Kalainer, every city, Dr. Kalainer, construction, agriculture, marketing, his name is Ulavar Sandai. You know, Ulavar Sandai. Ulavar Sandai means farmer market. It is very successful project. The farmers are all directly sales in the farmer market. In every day. You go to Kuhul and church in Tamil Nadu, where the farmer market. You know, in Tamil it is a Ulavar Sandai. All Taluka headquarters, all towns. They are in 1996, we construction the Ulavar Sandai. All agriculture farmers, they are bring and come sitting on that market. They are directly sales. So, no brokers. So, the benefits go directly to the farmers. It is the role model. It is the scheme is model of the all over in India. Okay. Amidst the volatile situation in West Asia, Commerce Secretary Rajesh Agarwal and Director General Foreign Trade Love Agarwal addressed a press conference in New Delhi discussing India-US trade ties. They highlighted ongoing negotiations, export-import trends, policy measures and efforts to strengthen bilateral economic cooperation between the two countries. There is a challenge primarily posed with respect to trade-related distress, and government, as per the direction of Honorable Minister and under the overall guidance given at your level, we had initiated the action, sir. First, we would like to highlight with respect to the Interministerial Working Group on Supply Chains Resilience, sir. As we are all aware, sir, Persian Gulf ports geography and Strait of Hormuz, they had created certain challenges, primarily Hormuz being the exit corridor for Gulf cargo and energy flows. Similarly, Jabal Ali, Hamad, Bandar Abbas and Fujairah area, they were disrupted, sir. And parallelly, sir, it was also impacting the Europe and US bound cargo, primarily because of the long rerouting which might be required, sir. So there were challenges related with Hormuz transit, which was suspended. Similarly, flights also from Middle East, either they were suspended or heavily curtailed, sir. And the issues related with diversion is what the trade had to sort of pass through, sir. This was a dual shock. Because air cargo भी इफेक्ट हुआ सर और मैरीटाइम कार्गो भी इफेक्ट हुआ, जिससे exporters had to pass through certain challenges, and there were challenges related with sharp increase in the logistic cost due to war risk premiums and emergency surcharges. Similarly, there were challenges related with cargo accumulation at ports and airports, with perishable and refrigerated cargoes being most affected. Then MSME challenges primarily, sir, with respect to the working capital stress and the limited ability to pass on the cost increases, sir. As directed by government, an interministerial group was formed, and this interministerial group started working from 3rd of March onwards, and every day 10 a.m. The interministerial group meets and reviews and coordinate with not only the industry but also the coordinating ministries. इस इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप में सर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ साथ जितने एसोसिएटेड मंत्रालय थे, जैसे कि DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पोर्ट्स एंड शिपिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, CBIC ऑफिसर्स, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रेलवेज के ऑफिसर्स को जोड़ के हमने इसमें कार्य किया सर. और बेस्ड ऑन इवॉल्विंग नीड, बेस्ड ऑन द डिस्कशन जो कि हमारा 10 बजे इस इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप में डेली होता है सर, उसमें इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की जाती है और इंश्योर किया जाता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हम उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके सर. जस्ट टू गिव ए स्नैपशॉट ऑफ व्हाट हैज बीन द challenges which we noted and what are the actions we have taken so far as part of this interministerial group, sir. तो जैसे कि सर चैलेंजेस देखे गए थे इन टर्म्स ऑफ बैक टू टाउन मूवमेंट ऑफ कार्गो, उसके प्रोसीजर से रिलेटेड सर. इसी तरह से कस्टम क्लियरेंस एंड फैसिलिटेशन कमेटी से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए और साथ ही ट्रांसशिपमेंट का प्रोसीजर को कैसे यूनिफॉर्म किया जाए, उससे रिलेटेड जब चैलेंजेस आए तो वी वुड लाइक टू ब्रीफ द फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया की
बैक टू टाउन पब्लिक नोटिस जेएनपीटी पोर्ट से इशू किया गया, साथ ही उसके बाद मुंद्रा और कांडला पोर्ट से भी वैसे नोटिस इशू किए गए। और कस्टम क्लियरेंस एंड फैसिलिटेशन कमेटी जो कि फील्ड लेवल हमारी फॉर्मेशन है, उन्होंने रेगुलर मीटिंग करते हुए जो हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई भी चैलेंज उसको सपोर्ट कर रही हैं सर। सर्कुलर ऑन रिटर्न कार्गो जो कि हॉर्मुज से लौट के आ रहा है, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट हो या SEZ से रिलेटेड हो या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से हो, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की गई। और साथ ही सर इसके साथ जो हमारी SOP थी, इवन मंत्रालय शिपिंग मंत्रालय के लेवल पर भी एक डिटेल्ड SOP, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर के रूप में स्टोरेज और पेरिशेबल आइटम से रिलेटेड इशू की गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने प्राइस ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड डायरेक्शंस को भी इशू किया सर, और JNP ने वेवर किया, और साथ ही कांडला पोर्ट पर भी स्टोरेज ड्वेल चार्जेस और रेफर चार्जेस को उनको वेवर किया गया, ताकि हम अपने जो रिटर्न कार्गो है उसको सपोर्ट कर सकें सर। इसी के साथ ही जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई चैलेंज आता है तो उस चैलेंज को कैसे एनकाउंटर किया जाए, उसके लिए भी यह इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कार्य कर रहा है सर। जैसे कि अमूल इंडस्ट्री साथ में कोर्फाकन और ओमान से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, यह एक डिस्कशन अभी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर। और इसी के साथ ही गल्फ की जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं, MEA के थ्रू उनसे कोऑर्डिनेशन का कार्य चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को हमने 3 महीने के लिए टिल अगस्त 31 उसको एक्सटेंड किया, और इस तरह से कार्य करते हुए सर हम फर्दर वॉर रिस्क एस्केलेशन से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम पे कार्य, जिसके बारे में हम स्कीम के द्वारा भी सब लोगों को अवगत करेंगे सर। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, जैसे कि सबको अवगत है, उनकी डेली ब्रीफिंग भी हो रही है। उन्होंने एक 24/7 इमरजेंसी सेल को एक्टिवेट किया है, डे टू डे बेसिस पर कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है सर। और DPIT के द्वारा सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप जो कि इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करते हैं, उनके चैलेंजेस को सपोर्ट करने का कार्य कर रहा है सर। जब बैक टू टाउन कार्गो आता है उसको विद इन कंट्री मूवमेंट, ताकि पोर्ट पर भी हमारा कोई ब्लॉकेज ना हो। For now, keep watching Mobile TV.